सुप्रभात बच्चों। पाठ 2 जॉर्ज पंचम की नाक, ये हमने पाठ पढ़ लिया था, परंतु अभी तक भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पाठ पढ़ा भी नहीं है। तो आप सभी इस पाठ को पढ़ेंगे जिन बच्चों ने अभी तक भी नहीं पढ़ा है, क्योंकि ये आपके पाठ्यक्रम में है। अब जॉर्ज पंचम की नाक, ये पाठ हमने पढ़ लिया था कि इस दिल्ली में जो मूर्ति लगाई गई थी, रानी का आगमन था, रानी एलिजाबेथ, उसका आगमन था और उसके आगमन की तैयारियां चल रही थी और अचानक से जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर से नाक हट जाती है। वो किस कारण से अभी वो पाठ में बताया नहीं गया है। तो नाक लगाने के लिए काफी प्रयत्न किए गए, काफी बैठकें हुई और फिर काफी जगह मूर्तिकार ने भ्रमण भी किया, मूर्तियों की नाक का निरीक्षण किया, परंतु अंत में एक जिंदा व्यक्ति की नाक लगाई गई थी वहां पर। परंतु यहाँ पर प्रश्न अभ्यास में हम देखेंगे कि पहला प्रश्न क्या कहता है कि सरकारी तंत्र में, सरकारी तंत्र क्या होता है, जो गवर्नमेंट एरिया होता है, सरकारी तंत्र, जॉर्ज पंचम की नाक को लगाने को लेकर जो बदहवासी, बदहवासी का मतलब बेचैनी, कि रानी का आगमन था। अब रानी के आगमन और उसकी तैयारियों के लिए सारी मतलब ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से जो तैयारी की जा रही थी, उसमें जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर जो बेचैनी दिखाई दे रही थी, वह उसकी किस मानसिकता को दर्शाती है। मानसिकता मीन्स मेंटेलिटी, मानसिकता जो हमारी सोच, हमारी किस सोच को दर्शाती है, सरकारी तंत्र की किस सोच को दर्शाती है, ये हमने यहाँ पे बताना है। कि जॉर्ज पंचम, सबसे पहले आप जब भी प्रश्न का उत्तर दे रहे होंगे कि कृतिका में से जो है वो 3 अंक का प्रश्न आएगा, एक प्रश्न जो होगा वो 3 अंक का होगा। तो इसलिए टू द पॉइंट लिखने की जगह हमें थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा, वर्णन करके लिखना पड़ेगा। तो जैसे हमें सरकारी तंत्र की बदहवासी यानी कि बेचैनी के बारे में लिखना है, तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि इंग्लैंड की जो महारानी थी, रानी एलिजाबेथ, उसका दिल्ली में आगमन तय हुआ, निश्चित हुआ और उसके आगमन की तैयारियां होने लग गई थी और उसके उस तैयारियों में देखा गया कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर से नाक जो थी वो गायब हो गई थी। अब उस नाक को लगाने को लेकर सरकारी तंत्र में जो थी बेचैनी थी, यह उसकी किस मानसिकता, मानसिकता कौन सी, गुलामी मानसिकता, गुलाम जो मानसिकता है उसको प्रदर्शित करती है। अर्थात हम आजाद हो गए परंतु मानसिक रूप से हम अभी भी अंग्रेजों के गुलाम ही हैं। मानसिक मन सोच से हम अंग्रेजों के गुलाम ही हैं। औपनिवेशिक तौर पर मानसिकता गुलामी को प्रदर्शित करता है, यानी कि जो बदहवासी दिखाई देती है वो किस मानसिकता को प्रदर्शित करता है, गुलामी की मानसिकता को प्रदर्शित करता है। अर्थात आजाद होने के बाद भी हमारी सोच अभी भी अंग्रेजों की गुलाम है, अंग्रेजों की गुलामी करती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि सरकारी तंत्र में और क्या होता है कि हर चीज के लिए बैठकें होती हैं, कमेटियां बिठाई जाती है, परंतु निर्णय कुछ भी नहीं लिया जाता है। और हमने क्या देखा कि जब भी कोई प्रश्न होता है, जब भी कोई प्रश्न या कुछ सूचना की मांग की जाती है, तो लोग एक दूसरे के चेहरे देखते हैं, एक दूसरे को देखते हैं कि जवाब देना, एक विभाग जो है वो दूसरे विभाग को देखते हैं कि जवाब देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और हमने क्या देखा कि जब भी कोई कार्य होता है तभी सरकारी तंत्र जागरूक होता है। ये सारा हमने इस पाठ में देखा कि सरकारी तंत्र के बारे में हमने जाना कि जब कोई अंग्रेजी शासक यानी कि इंग्लैंड की रानी जो आने वाली थी, जॉर्ज पंचम की जो इंग्लैंड की रानी थी, जॉर्ज पंचम की मूर्ति के लिए, उसके आने के लिए, जॉर्ज पंचम की मूर्ति के लिए नाक लगाना था, तो ब्रिटिशर्स था, वो अंग्रेज था, उसके लिए हमारे यहाँ पर काफी सारे प्रयत्न किए गए और वो गुलामी मानसिकता को प्रदर्शित करता है, यानी कि आजाद होते हुए भी हम आजाद नहीं हैं। और क्या देखा कि जब कोई काम होता है तभी सरकारी तंत्र जागरूक होता है, उससे पहले जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर किसी का भी ध्यान नहीं गया। जब उसका आगमन हुआ तभी सभी का ध्यान जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर गया और तभी नाक लगाने को लेकर सारा ये पाठ रचा गया। उसके बाद देखा कि जब कोई उत्तर की मांग की जाती है, जब कुछ पूछा आता है, तो एक विभाग दूसरे विभाग को देखता है कि प्रश्न का उत्तर देना की जो जिम्मेदारी है वो आपकी है, हमारी नहीं है। और क्या देखा हमने कि सरकारी तंत्र में काम जब आता है तभी वो तेज होते हैं, यानी कि काम करने को जागरूक होते हैं और अपने काम को दूसरों पर सौंपते हैं, दूसरों पर डालते हैं। ये हमने सरकारी तंत्र को देखा कि सरकारी तंत्र में काम जो है अभी भी
उचित तरीके से नहीं चल रहा है वो एक दूसरे पर डालने का प्रयत्न करते हैं। ये हम पूरे इस प्रश्न में लिखने का प्रयत्न करेंगे। गुलामी मानसिकता, एक दूसरे पर कार्य डालना, एक दूसरे को प्रश्न का उत्तर देने के लिए उत्सुक करना, और कमेटियां बैठाना, सभाएं करना, परंतु निर्णय कुछ भी नहीं रहता। ये सरकारी तंत्र में होता है, जो कि आज भी हो रहा है। तो आप इस प्रश्न में ये लिखेंगे। अगला है, रानी एलिजाबेथ की दर्जी की क्या परेशानी थी? उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्क संगत ठहराएंगे? दर्जी की परेशानी क्या थी? कि महारानी जो थी वो कोई आम इंसान नहीं थी, विशेष थी कि वो महारानी थी वो, और इंग्लैंड की महारानी थी, भारत में उसका आगमन था। अब दर्जी को ये सोचना था कि वो भारत, नेपाल और पाकिस्तान के दौरे पर क्या क्या किस समय डालेगी, तो उसको वो सोचना था। क्योंकि अब उसके बारे में, क्योंकि रानी का सुंदर दिखना, यानी कि रानी के पोशाक के बारे में सोचना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिम्मेदारी थी, क्योंकि उसकी रानी की मान सम्मान और उसके देश का मान सम्मान उसी पर ही निर्भर रखता था। इसीलिए जो उसकी परेशानी थी वो तर्क संगत थी। अगर वो लापरवाही बरतता कि कुछ भी डाल लेगी, तो उसका मान सम्मान, दर्जी का मान सम्मान, महारानी का मान सम्मान और देश का मान सम्मान तहस नहस हो जाता है। इसलिए दर्जी जो था उसको ये सोचना था कि वो भारत, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर क्या क्या डालेगी, उसकी वेशभूषा खास होनी चाहिए, और जो कि उसके मान सम्मान और उसके देश के मान सम्मान के लिए अति आवश्यक है। इसलिए उसकी परेशानी जो थी वो तर्क संगत थी। अगला प्रश्न देखेंगे। और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे? किए गए होंगे का मतलब होता है कि अनुमान से आपको बताना है, किए गए हैं नहीं, किए गए होंगे। होंगे मतलब अनुमान। हमें देखते ही देखते, और आपने पाठ में पढ़ा भी है कि नई दिल्ली का काया पलट कैसे होने लगे, तो सड़कों की मरम्मत कराई गई थी, सफाई कराई गई थी, जो भवनों की टूट फूट थी उसकी मरम्मत कराई गई थी। तो आपने इसको किए गए होंगे इस लहजे में लिखना है कि जैसे ही रानी का आगमन निश्चित हुआ तो नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। वहां पर जो सड़कों की टूट फूट थी उसकी मरम्मत कराई गई होगी, साफ सफाई कराई गई होगी, कराई गई थी नहीं, कराई गई होगी। और सड़कों के किनारे जो पेड़ पौधे थे उसकी कटाई छटाई कराकर उसको सुंदर आकार दिया गया होगा। भवनों का रंग रोगन कराया गया होगा, पार्कों की सफाई करवाई गई होगी, और रोशनी यानी कि जो लाइट्स लगाते हैं, रोशनी का इंतजाम किया गया होगा। इस तरह से जब रानी का आगमन तय हुआ तो नई दिल्ली को एक कमसिन यानी कि युवती की तरह प्रदर्शित किया गया, उसे सुंदर बनाया गया होगा। तो आपने इसे अनुमान से लिखना है। अगला है, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि का वर्णन दौर चल रहा है। यानी कि पत्रकारिता क्या होती है, जो हमारी अखबारें होती है, मैगजीन्स वगैरह होती हैं, उसमें हम देखते हैं कि अभिनेता और अभिनेत्रियों के खान पान, रहन सहन आदि बातों का वर्णन किया जाता है कि ये आपके विचार में कहाँ तक तर्क संगत है, क्या ये उचित है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस तरह की पत्रकारिता को क्या कहते हैं, कि जहां पर एक्टर और एक्ट्रेस के बारे में या महान लोगों के बारे में लिखा जाता है, तो उस तरह की पत्रकारिता को मनोरंजन पत्रकारिता कहते हैं। मनोरंजन पत्रकारिता। तो इस तरह की पत्रकारिता में आपके विचार हमने ये बताने हैं। तो आप ये लिख सकते हैं कि पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे, खान पान संबंधी आदतों का वर्णन किया जाता है, उसे मनोरंजन पत्रकारिता कहते हैं। और उसमें देश देश के लोगों, महान हस्तियों के बारे में भी वर्णन किया जाता है, और साथ साथ उनके जो घर के नौकर हैं या पालतू जानवर हैं, उनका भी वर्णन उसमें मिलता है। तो इस तरह की पत्रकारिता मनोरंजन पत्रकारिता कहलाती है, और ये उचित है, परंतु इस तरह का वर्णन जो है वो राष्ट्रीय पत्रकारिता में नहीं होना चाहिए। ये हमारे विचार है। आपके विचार में हमने क्या लिखना है कि इस तरह की पत्रकारिता को मनोरंजन पत्रकारिता कहते हैं, और मनोरंजन पत्रकारिता में अभिनेता अभिनेत्रियों के खान पान को लेकर वर्णन तो किया जाता है, परंतु उसके जो नौकर हैं या जो भी पशु पक्षी वो रखते हैं, पालतू जानवर, घर संबंधी जो उनके आते हैं, वो सबका वर्णन किया जाता है। परंतु ये वर्णन जो है वो राष्ट्रीय पत्रकारिता में नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय पत्रकारिता क्या होती है, जिसमें खेल संबंधी जानकारी होती है, संसार संबंधी जानकारी होती है, शिक्षा संबंधी जानकारी होती है, वो राष्ट्रीय पत्रकारिता उसे कहा जाता है। तो ऐसे विचार जो है वो राष्ट्रीय पत्रकारिता में नहीं होने चाहिए। ये आपके विचार है।
अगला है युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका अगला ही पार्ट है युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव पड़ता है, कि इस तरह की पत्रकारिता का युवा पीढ़ी, जो आपकी पीढ़ी है, टीनेजर्स, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये तो आप सभी समझते हैं कि अगर हम अखबार में कोई चीज देख लेते हैं तो उस चीज को फॉलो करने का प्रयत्न करते हैं, तो आज की पीढ़ी जो है वो उससे काफी प्रभावित होती है। वो अपने बजट को भूलकर, यानी कि अपने खर्चों को भूलकर, अपनी आय को भूलकर उनकी तरह बनना चाहती है, और उस उनकी तरह बनने के लिए वो गलत रास्ते की ओर भी मुड़ जाती है। इसलिए जितना भी वर्णन होता है, यानी कि जो हमारे पत्रकार हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए, जितना भी वर्णन करना चाहिए एक सीमा तक करना चाहिए, ताकि युवा पीढ़ी उससे प्रेरित होकर सही रास्ता अपना ले, ना कि गलत रास्ते पर चलकर अपना जीवन जो है वो नष्ट कर ले। इसलिए इस तरह की पत्रकारिता का युवा पीढ़ी पर विशेष प्रभाव पड़ता है। वो उनका अनुकरण करने का प्रयत्न करते हैं, उनको फॉलो करने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए पत्रकारों या समाचार जगत का ये विशेष उत्तरदायित्व बनता है कि उनका वर्णन एक सीमा तक ही रहकर करे, ताकि युवा पीढ़ी उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़े, ना कि गलत रास्ता अपनाए, और अपने बजट को भी ना भूले। अगला है जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयत्न किए। लाट, यहाँ लाट का मतलब था मूर्ति। जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक तो हट गई थी, अब उस मूर्ति की नाक को लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयत्न किए। सबसे पहले उसने क्या किया कि मूर्तिकार ने उस मूर्ति का पत्थर ढूंढने की कोशिश की, और उस पत्थर ढूंढने के लिए क्या किया, उसने सारे पहाड़ी इलाकों का भारत का दौरा किया, वहां पर वो घूम कर आया। दूसरा प्रयत्न उसने क्या किया कि स्वतंत्रता सेनानी और शहीद बच्चों की जो नाक थी उसकी नाक का निरीक्षण किया, परंतु क्या हुआ कि उनकी नाक जो थी वो जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। अंत में क्या निश्चित किया गया कि जब सारे प्रयत्न विफल हो गए तो अंत में निश्चित किया गया कि एक जिंदा नाक जो थी, एक जिंदा व्यक्ति की नाक जो थी वो उसकी मूर्ति पर लगा दी गई थी। ये प्रयत्न उन्होंने किए थे। अभी ये जो प्रश्न मैंने यहाँ पर आपके साथ चर्चा की है ये केवल एक सांकेतिक रूप है, सांकेतिक रूप। इतना ही नहीं लिखना है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि कृतिका में 3 अंक का प्रश्न आता है। मैंने केवल आपको संकेत दिया है। आपने पाठ्य पुस्तक को पढ़कर, अपनी कृतिका पूरक पाठ्य पुस्तक को पढ़कर इन संकेत बिंदुओं को लेकर अपने उत्तरों को पूरा वर्णन करके ही लिखना है। केवल 2-2, 3-3 अंकों के लिए नहीं लिखना है, मतलब आपको पूरा वर्णन ही करना है इन प्रश्नों में। क्योंकि कृतिका में से 6 अंक आने हैं, 6 अंक के 2 ही प्रश्न आएंगे आपके। 2 प्रश्नों का पूरा वर्णन होना चाहिए, तभी आपको 3 अंक दिए जाएंगे। और आपने पाठ पढ़कर ही उसके उत्तर देने हैं, ना तो गूगल से फाइंड आउट करना है, ना कहीं और से, पढ़कर ही इसके उत्तर देने हैं और उत्तर पुस्तिका में लिखकर मुझे भेजेंगे। धन्यवाद।